हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको मौर्य काल से संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। और इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है अशोक, चौथा है बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, यानी कि ये बिंदुसार होगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदुसार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या फिर कनिष्क है। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था। ठीक है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था। अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार। तो यूनानियों को जो भारत से बाहर किया था वो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। सांची स्तूप का निर्माण नरवर सिंह, अकबर, हुमायूं, अशोक। तो सांची स्तूप का जो निर्माण किया है वो किसने किया है, अशोक ने किया है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला। ठीक है, फिर यही प्रश्न आया एक तरह से। ठीक है, जो कि पहले था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार या फिर अशोक महान। तो यूनानियों को भारत से निकाला है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है छठा नंबर, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी। तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति थी राजगिरी में, तक्षशिला में, पुष्कलावती में या फिर उज्जैनी में। तो बिंदुसार के शासनकाल में जो अशांति थी वो थी तक्षशिला में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, गया। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। कौन से ग्रंथ हैं जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अश्वघोष, भास, शूद्रक, विशाखा दत्त। तो वो हुआ है विशाख दत्त में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। सरवन बेलगोला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर काशी। तो चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे सरवन बेलगोला में। ऑप्शन नंबर ए जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया। बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर कौटिल्य। तो यहाँ पे बता दें कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी है जो राजनीति पर आधारित है। और कौटिल्य उनका दूसरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। तो कौन से मौर्य राजा जो थे वो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, वो किए थे चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। मिशनरी को सीलोन भेजना, बौद्ध धर्म को अपनाना, तीसरी बौद्ध परिषद या कलिंग युद्ध। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में जो भारी परिवर्तन आया था वो कलिंग युद्ध के कारण, क्योंकि कलिंग युद्ध में लोगों की बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। इससे उन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया था, परिवर्तित कर लिया था और साथ ही उनके प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था कलिंग युद्ध की घटना के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, सुसीम के या फिर दशरथ के।
तो बता दें कि सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, तो वो किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? यूपी आरओ में पूछा गया है। 300 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी पूर्व, 317 ईस्वी पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो पराजित किया था वो क्या था? 305 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो बता दें कि देवानामप्रिय के नाम से मशहूर जो है वो है, विख्यात है या फिर फेमस जो है वो है अशोक। ठीक है, आपको ध्यान में रखना देवानामप्रिय के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है चाणक्य का एक नया अन्य नाम क्या था? देववर्मन, रामगुप्त, बर्जेश्वर, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वो था विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, चाणक्य का एक अन्य नाम। और ये किसके सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सलाहकार थे। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, अशोककालीन यूनानी व्यापारी, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था, यूनान से आए थे राजदूत बन करके। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है इंडिका किसने लिखी है? आइसिंग, मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग। तो बता दें कि इंडिका जो लिखा है वो मेगास्थनीज लिखा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान से जो है राजदूत बनकर के आए थे। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, सत्यधनवन। तो बता दें कि वो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है मेगास्थनीज किसका दूत था? ठीक है, मतलब राजदूत किसका था? चंद्रगुप्त था, डेरियस का, सिकंदर का या फिर सेल्यूकस का। तो मेगास्थनीज जो दूत था, राजदूत, वो किसका था? सेल्यूकस का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है इनका नाम है इंडिका, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये यूनानी राजदूत बनकर के सेल्यूकस का। अगला क्वेश्चन हमारा अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने जब अपना धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, वो किससे प्रभावित हुआ था? उपगुप्त थे, विष्णुगुप्त से, ब्रह्मगुप्त से या फिर बृहद्रथ से। तो बता दें कि वो किससे प्रभावित हुआ था? उपगुप्त से। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? गुप्त वंश ने, शुंग वंश ने, शिशुनाग ने या फिर चोल वंश ने। तो जो मौर्य वंश की जगह लिया था वो किसने लिया था? शुंग वंश। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार या फिर बिंबिसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था, जो कि अशोक के पिता थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में किस विद्या केंद्र से संबंधित है? वैशाली, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला। तो उनके जो गुरु हैं वो किससे संबंधित है? तक्षशिला से। ऑप्शन नंबर डी। अभी तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य यानी वही चाणक्य के द्वारा प्रसिद्ध। अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्य मंजूश्री, मूलाकापा, राज तरंगिणी। तो बता दें कि कौटिल्य के द्वारा रचित जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाम है अर्थशास्त्र लेकिन ये आधारित है राजनीति पे। अगला प्रश्न हमारा है किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक का पिता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अब यहाँ पे पूछ रहा है कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC यानी ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या फिर 240। तो बता दें कलिंग जो युद्ध हुआ था वो 261 ईस्वी पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट BC हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कहता है 28 नंबर प्रश्न है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था?
संस्कृत का, गुरुमुखी का, देवनागरी का या फिर ब्राही का? तो बता दें कि अशोक ने जो शिलालेख लिखे थे उस पर ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा कहता है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो वो किस नाम से जाने जाते थे अपने शिलालेख में? वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में कौन सा था? जब मौर्य शासन चल रहा था उस समय सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? उज्जैन, तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा। तो बता दें कि जो सबसे फेमस था वो तक्षशिला था और वहीं से पढ़ के निकले थे कौन? चाणक्य। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का, अकबर का, चंद्रगुप्त का या फिर शिवाजी का? तो बिंदुसार जो पुत्र थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? कौन सी नीति? धम्म नीति का। संयम, दया, दान, स्वनियंत्रण। तो अशोक की जो धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत जो था वो स्वयं नियंत्रण था, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक ने जो अभिलेख लिखे थे ब्राही लिपि में उनको सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज व्हीलर ने, विसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने। तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? मेरठ, शहबाजगढ़ी, गिरनार या फिर कालसी? तो जो अभिलेख खरोष्ट लिपि में है वो है शहबाजगढ़ी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 35 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? IS प्रीलिम्स 1997, कालसी में, रुम्मीनदेई में, मास्की में, विशिष्ट कलिंग राजादेश में। तो ये जो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है वो मिलता है मास्की में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा कहता है 36 नंबर किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ठीक है। किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट? मास्की की लघु स्तंभ, रुम्मीनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? तो वो बताया था भाबू स्तंभ में, यानी ये भाब्रू है। ठीक है। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? अशोक जो शिलालेखों का प्रयोग किए थे प्राकृत, संस्कृत, पाली, हिंदी। तो ये था प्राकृत। ठीक है। जबकि पाली भाषा जो है उसका प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने किया था। किसका? पाली का। लेकिन अशोक के जो शिलालेख थे उसमें जो भाषाएं प्रयुक्त हुई थी वो प्राकृत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? प्रांतीय प्रशासक, जिला प्रशासक, ग्राम प्रशासक या फिर नगर प्रशासक? तो स्थानीय जो था वो कौन सा था? जिला प्रशासक था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकॉट्स कहा गया? यूनानी लेखक थे जस्टिन, उन्होंने सेंड्रोकॉट्स कहा था। तो किसको कहा था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को। तो जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकॉट्स कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ। तो बताएं कि नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इन्होंने किस पे? राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसके शासनकाल में डाइमेक्स भारत आया था? बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के? तो जिसके शासनकाल में डाइमेक्स भारत आया था वो था बिंदुसार, जो कि अशोक के पिता। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश, कुषाण वंश? तो सबसे पुराना जो वंश ये है, राजवंश है, ठीक है, वो है मौर्य वंश। कलिंग की युद्ध जो हुई थी इसी से समझ सकते हैं 261 BC, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
अगला प्रश्न हमारा कहता है बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? मेगास्थनीज, मैकियावेली, डायमेकस, एंटिओकस प्रथम। बिंदुसार की तो वो था डायमेकस, जबकि बता दें कि मौर्य वंश के इसमें जो आया था मेगास्थनीज आया था, यूनान का दूत था, ठीक है, सेल्यूकस निकोटर के द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? दिनार, काकिनी, तोल या फिर पन। तो मौर्य काल के समय जो मुद्रा प्रचलन में थी वो थी पन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? अशोक जो अभिलेख लिखते थे उनमें कितने लिपियों का प्रयोग किया गया? 4, 3, 2, 1। MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें प्रयोग जो क्या था लिपि का वो 4 किया था। टोटल कितनी? 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेख में हुआ था। ब्राही लिपि में लिखा गया था, खरोष्टी में भी लिखे गए थे, ठीक है, और साथ ही जो भाषाएं थी वो थी प्राकृत। अगला क्वेश्चन हमारा है यूनानी के लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा थी? इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं इसी में, ठीक है, तो ये रिपीट हुआ है, बिंदुसार इसका ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? अशोक का उत्तराधिकारी, जबकि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के बाद कौन बना राजा? तो राहुल, बिंदुसार, कुणाल। तो ये कौन थे? कुणाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? सिमुक, कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक। तो बता दें कि ये थे अशोक जिन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार किसका बेटा था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज, आयत सिंह, फाहियान, हेनसान। तो सबसे पहले किसने भारत का दौरा किया था? वो क्या था? मेगास्थनीज ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था सेल्यूकस निकोटर का दूत बनकर के यूनान से। अगला क्वेश्चन हमारा है और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बता दें कि अशोक के समय में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो की गई थी तीसरी, और वो की गई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी। तो बौद्ध सभाएं जो टोटल हुई तो बौद्ध संगति 4, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? कौन सा? नंद वंश। गुप्त वंश, कुषाण, मौर्य, शुंग। तो नंद वंश के बाद जो राजवंश ने शासन किया वो था मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन हमारा है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? अभी जो आधुनिक समय में देवनागरी लिपि जो चल रहा है उनका प्राचीन रूप कौन सा था? पाली, देवप्रिय, खरोष्ठी, ब्राही। तो अभी के समय जो देवनागरी लिपि चल रहा है उसका प्राचीन रूप था ब्राही लिपि, ठीक है। अगला है राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी, चोल राज्य में व्यापारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक, ठीक है। तो कौन थे राजुक? वो थे मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य शासन में जो अधिकारी होते थे वो राजुक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म में प्रचार करते थे, राजस्व वसूली करते थे। अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक क्या करते थे? उनका काम जो था घटनाओं की सूचना देने का काम था प्रतिवेदक का, ठीक है। अगर कहीं पे पूरे राज्य में कहीं पे कोई घटना हो रहा उनको सूचना देने की जानकारी देते थे कौन? अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक, ठीक है। और राजुक जो होते थे वो क्या होते थे? मौर्य शासन में एक अधिकारी होते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? धौनी अभिलेख, जागोर अभिलेख, भाबरू लेख या फिर कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाबरू लेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक के शिलालेखों में हमें क्या जानकारी मिलती है? ठीक है, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य के विस्तार, उसके धार्मिक विचार, उपरोक्त सभी। तो अशोक का जो शिलालेख है उससे हमें सभी जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल मौर्य काल से 56 क्वेश्चन हमने कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।